स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग खोटा साहित्यिक निबंध जो डॉक्टर बी.एन. औदार जी के द्वारा लिखा हुआ निबंध है, जो हम लोग को सीजीएल सचिवालय और अन्य जेएसएससी के एग्जाम में या फिर जेपीएससी में पढ़ना है, तो उसके अगले भाग को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर किया हुआ है और यहाँ पर देखिए पीछे 4 निबंध जो है वो हो चुकी है और आगे के जो निबंध है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। निबंध 5 और निबंध 6 देखेंगे और इसके माध्यम से देखेंगे। देखिए पूरा नोट्स किया हुआ है, एक पॉइंट को लिखा हुआ है, टू द पॉइंट है, कहीं भी किसी तरह का मिस्टेक नहीं होगा। देखिए पूरी तरह से आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, मेहनत से डिजाइन करके आपके लिए। ये बहुत लंबी ये 2 लंबी जो निबंध है, ये बहुत ही लंबी निबंध है और इसको इस तरह से डिजाइन करके आपके लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसके पीछे का निबंध नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और खोटा का अन्य जो क्लासेस हुए हैं उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की 5वीं निबंध जो डॉक्टर बी.एन. औदार जी के द्वारा लिखी हुई है। दोस्तों शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन कॉल करेंगे और हर कोई एक बार लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेहनत करके बनाई हुई है और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, कैसा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स के नाम से ये जो है पूरी तरह से निबंध का निचोड़ दिया गया है, जहां से पूरा सवाल आपका आना है। तो चलिए उसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, पूरी विश्लेषण के साथ करेंगे और आपका कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए पांचवा है आपको एक कुकरैक आत्मकथा, मतलब एक कुत्ता का आत्मकथा। दोस्तों ये शुरू करने से पहले बता दें कि ये जो आपको डिजाइन जो तैयार किया गया है, इसमें हर वो पॉइंट को लिख दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, आप यहां से पढ़कर किताब पढ़ लीजिएगा तो भी आपको इससे ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या है, आपको पता है कि किसी भी शीर्षक का नाम लेकर आपको सवाल पूछा जाएगा कि एगो कुकरैक आत्मकथा कौन किताब से लेल गल है। तो एक खोटा निबंध से लेल गल है। एकर लेखक के लागथिन डॉक्टर बी.एन. औदार। अब सवाल आपका लेखक के परिचय से पूछा जा सकता है कि उनका परिचय क्या है। तो आपको बता दें कि परिचय इसके पिछले क्लास में हो चुका था 4 निबंध के साथ में, तो वो आप जाके देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक कुकरैक का आत्मकथा। दोस्तों एक कुकरैक आत्मकथा का मतलब होता है एक कुत्ता का आत्मकथा। अब ये निबंध है तो कहानी की तरह तो होगा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कहानी की तरह समझेंगे इसको और पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ दिया गया है, तो हम लोग उस चीज को नोट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निबंध में क्या है कि एक कुत्ता है, इसमें जो लेखक बोल रहे हैं कि एक कुत्ता है जो अपनी आत्मकथा के बारे में बोल रहा है, अपनी आत्मकथा को लेकर बार बार बोल रहा है, पूरी अपनी आत्मकथा को सुना रहा है कि वो प्राचीन जमाने से लेकर अभी तक वो किस स्थिति में है। ठीक है, कुत्ता अपना आत्मकथा बताता है। क्या बताता है इस निबंध के जरिए, देखिए क्या है इसमें आपको पॉइंट कर दिया गया है, लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि ये जो आपको निबंध है वो किस चीज पे है। देखिए ये निबंध में औदार जी बोलल हथी कि एगो कुकुर प्राचीन काल से आधुनिक काल तक मानुष के व्यवहार और विकास के कथा के साथ अपन भी कथा बतवल है। यह है दोस्तों, इसमें जो है इस निबंध में जो है बोहदार जी बता रहे हैं कि एक कुत्ता है जो आत्मकथा बताता है, जो अपने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य उसके साथ कैसा व्यवहार किया या मनुष्य के साथ उस कुत्ते का क्या व्यवहार रहा, उसकी स्थितियां कैसे चेंज हुई, उसके बारे में पूरा ये आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आत्मकथा की ओर बढ़ते हैं। तो उसी में आपको कुत्ता बोलता है, जी हाँ हम कुत्ता हैं और हम एक मनुष्य के साथ रहने लगे हैं। मनुष्य के साथ रहने के साथ अपनी स्थिति को दर्शाता है और स्थिति को दर्शाता है कि उसमें कुत्ता है जो है 2 स्थिति के बारे में चर्चा करता है। एक प्राचीन जमाने के, मतलब एक प्राचीन और एक मॉडर्न के टाइम में, लेकिन बीच में जो है कुत्ता इस चीज को भी बोलता है कि एक हम वैदिक युग थे और एक उत्तर वैदिक युग थे, तो दोनों में कैसा स्थिति था मेरा। ठीक है, ये इस चीज को स्पष्ट तौर पे निबंध में लिखा गया है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? ध्यान देने वाली बात है कि कुत्ता जो है सो अपनी स्थिति को बताते हुए क्या करता है कि मनुष्य जो है सो चलना सीखा 2 पैरों पर, पहले 2 पैर 2 हाथ पे चलता था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपने दोनों पैरों पे चलना सीखा और चलते चलते क्या हुआ कि वो अपने दोनों
हाथ को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगा। इस तरह से मनुष्य जो है एक बल वाली जीव हो गया, बल मतलब काफी बलवान जीव हो गया। धीरे धीरे वो अपने बुद्धियों का इस्तेमाल करने लगा। आग की खोज हुई, लोहे की खोज हुई, कुल्हाड़ियों की खोज हुई, हंटिंग मतलब शिकार करने लगा। कैसे कैसे किसी चीजों को किया गया, ये कुत्ता उस चीज को दर्शाता है और बोलता है। कुत्ता उस आत्मकथा को बताते हुए सब कुछ आगे यहाँ पर चलता है। तो जैसे जैसे विकास होने लगा, वो अपने सेफ्टी के लिए कुत्ते का पालन करने लगा ताकि उसको शिकार में मदद मिल सके, अगल बगल जीव जंतु से भी, उसको जंगली जीव जंतु से भी बचाव हो सके। और इसी तरह से क्या है कि कभी कभी मनुष्य, इसमें बताया गया है कि कुत्ता बता रहा है कि कभी कभी मनुष्य हमको भी मार कर खा जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उससे बचकर रहने लगे और साथ भी रहना पड़ता था। वो जो खाता था वही हम लोग को देता था खाने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे वो लोग को हम लोग का आदत होने लगा, हम लोग को भी उसका आदत होने लगा, तो हम लोग साथ में रहने लगे, हम लोग जो है सो एक मनुष्य का मदद करने लगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताते बताते वो स्थिति के बारे में बताता है, कुत्ता की क्या स्थिति होता है कि वैदिक युग में जो कुत्ता का स्थिति होता है वो क्या स्थिति होता है, बढ़िया स्थिति होता है। जो कुत्ता अपना आत्मकथा बता रहा होता है उसमें जो बोलता है कि वैदिक युग में कुत्ता का स्थिति बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद वही कुत्ता आत्मकथा में क्या बोलता है कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि इसका स्थिति खराब होता है, क्योंकि जो जमाना मॉडर्न होने लगता है, चीजें बहुत एडवांस होने लगती है, तो समय के साथ क्या होता है, कुत्ता को जो है सो घर के बाहर रख दिया जाता है, घर के बाहर उसको जगह बना दिया जाता है, उसको खाने के लिए सब बासी खाना या फिर वेस्टेज खाना दिया जाता है। लेकिन पहले वैदिक युग में जो कुत्ता आत्मकथा में बताता है कि पहले युग में ऐसा नहीं होता था। पहले युग में क्या होता था कि हमें खाना के लिए हमें जो खाना मिलता था वो पहले मनुष्य शिकार करके लाता था, उस शिकार को बराबर हिस्सों में बांटता था और बराबर हिस्सों में जो है वो एक हमें भी हिस्सा मिलता था। लेकिन अभी उत्तर वैदिक युग में ऐसा नहीं है, बस खाना पीना जो बचता है, वेस्टेज होता है, वही चीज को हमें दे दिया जाता है। तो ये कुत्ता आत्मकथा बोलता है। और इसी में आत्मकथा बढ़ते हुए बात होती है कि औजार का भी चर्चा किया गया है, जिसमें कुत्ता जो है बोलता है कि मनुष्य जो है वो धीरे धीरे प्रगति करने लगा। तो उसमें तीन चीजों की चर्चा औजार को लेकर, औजार का मतलब औजार होता है, ये खोटा शब्द है औजार। तो ये क्या क्या चर्चा किया गया है, पाखन का मतलब पत्थर होता है। दोस्तों ये सब चीज आप नोट करेंगे क्योंकि पाखन आपको दे दिया जाएगा, अगर आपको नहीं पता होगा कि पाखन किसको बोला जाता है तो दिक्कत होगी। तो पाखन पत्थर का, तांबा का, लोहा का। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये तीन चीज क्या है। तीन चीज जो है सो हथियार के रूप में शिकार करे खतीले शामिल हला, ठीक है, शामिल किया गया था इन तीनों चीजों को। पहले वो पत्थर को क्या किया, पत्थर का इस्तेमाल करने लगा, और पत्थर का इस्तेमाल करने के बाद क्या है कि उसको एक कुल्हाड़ी का शेप जैसा पहला आने लगा। फिर उसमें क्या है कि लकड़ी लगाने लगा, लकड़ी को जोड़ जाड़ के वो शिकार के लिए इस्तेमाल करने लगा। फिर धीरे धीरे करीब 1000-1500 साल के बाद क्या हुआ, उसको पत्थर के बीच में चमकीली चीज निकला, तो उसको पिघलाने के बाद वो चीज तांबा निकली। तो उसको फिर किसी तरह से रूप पत्थर का चीज जो है जिस तरह से था उसको ढालने लगा था। ढालते ढालते वो क्या किया कि कुल्हाड़ी का रूप देने लगा। फिर लोहा आया, लोहा का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। इसमें हर वो पॉइंट चर्चा की गई है दोस्तों जहां पर आपको सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई इधर उधर की बातें नहीं की गई है, जो निबंध में है वही बातें हैं, और निबंध में जो पॉइंट वाली बातें हैं वो सब सारी बातें इसमें हैं। और आगे देखिए पॉइंट बनाकर आपको लिख दिया गया है ताकि कहीं कहीं किसी तरह का दिक्कत ना हो। दूगो गुट में आदमी सब रहे लागल, लेकिन एक गुट दोसर के मरद सबके मायर है मतलब मार देना। मार के उखनी के जैनी और बेटी छुआ के लय आने वासना खाते। अब यहाँ पर कुत्ता क्या बताता है, कुत्ता ये बताता है कि जब लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगा, लेकिन वो लोग गुट में रहता था, गुट होते होते दो गुट होने लगा, तो एक गुट क्या करता था, वहां तो मनुष्य की शक्तियां, तर्क शक्तियां उतनी विकसित नहीं हो पाई थी, तो क्या करता था, एक गुट जो है दूसरे गुट को मार देता था, पूरे उसके मनुष्य को, मतलब उसके जो है मानुक जिसको पुरुष बोला जाता है, जिसको आदमी बोला जाता है, उसमें जेंट्स को जिसको बोला जाता है, उसको मार दिया जाता था। और मारने के बाद क्या होता था कि उसकी स्त्रियां और जितनी भी उसकी बच्चियां होती थी, छोटी लड़कियां होती थी, सबको उठा कर लाता था अपने काम के लिए, और अपनी काम वासना के लिए वो इस्तेमाल करता था उन चीजों को। और उसको फिर क्या करता था, लाकर जो है
सो हथकड़ियों में, बेड़ियों में बांध दिया जाता था। बेड़ियों में बांध देने के बाद उसके हाथ में जो बेड़ियां होती थी, सिक्कड़ जिसको बोलते हैं, जिसको लोहे की जंजीर बोलते हैं, उससे बांध दिया जाता था और सर पे मारा जाता था, तो सर पे एक लाल खून निकलता था। तो यहाँ पर जो कवि लेखक बोल रहे हैं कि इसी से एक प्रचलन आ गई कि हाथ में चूड़ी और माथे में सिंदूर लगाने का, जो इस निबंध में लिखा गया है, जो उस निबंध में लेखक बोल रहे हैं कि एक प्रचलन आ गया। प्रचलन क्या आ गया कि हाथ में चूड़ी का और माथे में सिंदूर का। धीरे धीरे ये प्रचलन आते आते हाथ में चूड़ी और मांग में सिंदूर आने लगा। ये निबंध में बताया गया है। ठीक है, और आगे क्या है, जब वो लोग दूसरे के गुड़ को मारकर स्त्रियों को रखते थे वासना के लिए। फिर आगे अब जो कुत्ता है अपनी कथा को बढ़ाता है, और कथा को बढ़ाता है, देखिए इसमें एक निबंध है, और निबंध को अगर आप निबंध की तरह पूरा पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा है। इस निबंध का निचोड़ और इस निबंध को एक कहानी जैसा करके आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये सिर्फ जेएसएससी सीजीएल सचिवालय में ही नहीं, बल्कि अन्य सभी जेएसएससी के एग्जाम में आपको लाभदायक है। उसके लिए सभी के लिए आपको फायदेमंद है। और साथ ही जेपीएससी, आप ध्यान देंगे, जब आप जेपीएससी की एग्जाम देंगे और मेंस का एग्जाम देंगे, तो जब आपको लिखने का तरीका पता होगा मेंस में कैसे लिखना है, तो चीजों को आप इसी तरह से करके अगर पॉइंट करके लिखना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा लंबा निबंध है, अगर किसी पे लिखने को आ गया तो आप निबंध में इतनी चीजों को आप लाइन बाय लाइन लिख नहीं सकते हैं। आप अगर ऐसे दर्शाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलता है। तो चलिए खैर, जो भी है आगे बढ़ते हैं। क्या है उसके बाद, प्राचीन युगे जैनी सब के शासन चले हला, लेकिन खेती बाड़ी विकसित के बाद मरद सब के चले लागल। अब यहाँ पर कुत्ता आत्मकथा बताते हुए क्या कहता है कि एक प्राचीन युग था जिसमें क्या है कि लोग घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे, और घूम घूम कर जीवन यापन करने के साथ क्या होता था कि लोग जो है वहां पर औरतों का शासन चलता था। औरतें जो चाहती थी वो हो जाता था, बीच में जो है सो होने लगा था ऐसा। लेकिन अब ऐसा क्या, जो निबंध में बताया गया है दोस्तों, वैसा ही हम आपको बता रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जब खेती बाड़ी विकसित हो गई, जब खेती होने लगी, तो उस खेती बाड़ी विकसित में क्या होने लगा कि जो झूम खेती है, या फिर क्या कहते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन, जो मतलब इधर से उधर की खेती, झूम के आज यहाँ है कल वहां है, जंगलों का इस्तेमाल होने लगा खेतियों के लिए। तो ये सब चीज के बाद क्या होता है कि मर्द का जो है सो शासन चलने लगा। खेती के बाद मर्द का शासन चलने लगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि औरतों का शासन कब तक चला? औरतों का शासन तब तक चला जब तक कि आपको खेती का विकसित नहीं हुआ था। जैसे ही खेती का विकसित हुआ, उसके बाद मर्दों का शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर आत्मकथा बताते हुए आगे क्या बोलता है, पहले मायक नाम से बेटा के परिचय हवे हला। इस निबंध में क्या और चर्चा की गई है कि पहले जो है सो माँ के नाम से बेटा का परिचय होता था, चर्चा होता था। जैसे आज हम अपने बाप का, अपने पापा का, जो पुरुषों का जो टाइटल मिलता है, उनके नाम से अपने खानदान का परिचय होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था औरतों के नाम से मिला करता था। कैसे, यहाँ पर एक उदाहरण लेकर इस निबंध में बताया गया है कैसे। तो देखिए कैसे, गंगा पुत्र, जैसे मतलब जैसे गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र जो भीष्म था उसको गंगा पुत्र बोला जाता था। कुंती पुत्र, ठीक है, कुंती का जो पुत्र था उसको कुंती पुत्र के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। और आपको पहले जो था वो माँ के नाम से परिचय होता था बेटा का परिचय माँ के नाम से हुआ। उसके बाद चीजें बदलती गई। इस निबंध में आगे कुत्ता आत्मकथा बताते हुए क्या करता है कि लोग विकसित करने लगा। लोग विकसित करने के बाद क्या हुआ, समाज बढ़ने लगा। समाज बढ़ने के साथ साथ जो हमारा जो समाज है वो मूलतः 5 वर्ण में बट गया। अभी तक आपको जो समाज जो है सो 4 वर्ण में मिला था, तो 4 वर्ण ही हर जगह पढ़ना है। लेकिन इस निबंध में 5 वर्ण को जो है सो वर्ण की व्यवस्था जो है वो 5 भाग में की गई है। 5 भाग में किस किस में की गई है, देखिए ब्राह्मण, मतलब यहाँ ब्राह्मण बोला गया है, क्षत्रिय बोला गया है जिसको क्षत्रिय बोलते हैं, वैश्य बोला गया है, शूद्र बोला गया है, और अंतज्य बोला गया है। अब आपको क्लियर करते चलेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर बढ़ाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो है सो एक व्यवस्था को निबंध में जो है सो एक व्यवस्था बनाया बावन, जिसमें ब्राह्मण लोग हैं, और व्यवस्था को बनाते हुए ये अपने को श्रेष्ठ रखा।
ठीक है। दूसरा जो बोला गया है कि यहाँ क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम हमेशा लड़ना झगड़ना और युद्ध करना और क्षेत्र की रक्षा करना था, तो ये इसका क्षत्रिय का था। वैश्य का व्यापार था और एक शूद्र का यहाँ पर जो है सभी का सेवा करना था। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर जैसे इस वैश्य का जो शोषण है वो इस दोनों के द्वारा होता था, मतलब इस दोनों वर्ग के द्वारा होता था। अब शूद्र का जो यहाँ पर शोषण है वो तीनों वर्ग के द्वारा होता रहा है, जो हुआ है इस निबंध में बताया गया है कि शूद्र का जो है वो तीनों वर्ग के द्वारा हुआ है। अब लास्ट में एक अंत्यज वर्ग को दर्शाया गया है इस निबंध में। अंत्यज वर्ग क्या होता है, यहाँ पर देखिए, गांव के मसान घाट रहे वाला जकरा से आर चारों वर्ण छुआ हला। ऐसा वर्ण था ये, जो गांव के किनारे जो श्मशान होता था जहां पर जलने को लाशें जाती है, और वहां पर जो आपको नियम को होता है कि ये काम ये करेगा। अभी वो चीजें बदल गई है। अब क्या होता है कि वो चीजें बदलती धीरे धीरे क्या हुआ है कि वहां पर भी अब वहां पर जो लोग रहते हैं वो काफी मोटा डिमांड करते हैं। जैसे आप बनारस वगैरह जाएंगे तो आप देखेंगे वो लोग क्या है, अंत्यज वर्ग का है, अंत्यज वर्ग के हिसाब से है, जहां पर एक मोटा डिमांड किया जाता है, मनमाना डिमांड किया जाता है, उस तरह की चीजें जो होती है वो है। तो खैर यहाँ पर जो है कि अंत्यज कौन है, अंत्यज एक गांव की, अभी तो खैर आपको ये अंत्यज देखने को कहीं गांव में या फिर कहीं शहर में जहां पर आपको मशान होता है, स्मशान जहां लाशें जलती है वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको अंत्यज देखना है तो बनारस में चले जाइए, आपको काशी वगैरह जहां पर लाशें बहुत दिन रात जलती है, वहां पे जो मिलेगा आपको वो लोग यही होते हैं। तो गांव का जो मशान, पहले जमाने में क्या होता था कि गांव के किनारे जो मशान होता था वहां पर जो रहता था उसको अंत्यज कहते थे। अब इस निबंध में क्या होता है, इस निबंध में जो अंत्यज होता है, इस निबंध में बताया गया है कि अंत्यज से सभी वर्ग, ये चारों वर्ग जो है, ये चारों वर्ग छुआता था। मतलब ये अंत्यज को गांव में घुसना मना था। चारों वर्ग, इससे चारों वर्ग छुआछूत करता था और चारों वर्ग इससे छुआ जाता था, इसलिए इसको गांव में घुसना मना था। ठीक है। अब आगे क्या होता है, आत्मकथा बताते हुए क्या बताते हैं कि कुकुर के बिया गांधारिक संगे भेल रहे काहे कि गांधारिक मांगलिक रहे। इसी में बताते हैं, एक भारतीय युग था, महाभारत युग में बताया गया है कि आपको गांधारी जो थी, कुत्ता अपने बारे में विश्लेषण करता है कि हमारा भी बहुत मतलब इज्जत प्रतिष्ठा था एक समय में। कैसे इज्जत प्रतिष्ठा था, तो गांधारी जो थी महाभारत में गांधारी का जो रोल था, तो गांधारी का विवाह सबसे पहले कुत्ते के साथ कर दिया जाता है, क्योंकि ये गांधारी मांगलिक होती है। मांगलिक एक ऐसा चीज होता है कि अगर कोई मांगलिक है और सामने वाला मांगलिक नहीं है तो शादी करने के बाद जो मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसकी शादी जो है एक कुत्ते से कर दिया जाता है। इसलिए कुत्ता अपने आप के बारे में बखान करता है कि मेरी शादी भी गांधारी के साथ कर दी गई थी। और आगे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला खत्म होता है और उसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते क्या बोलते हैं, इसमें कुत्ता क्या बोलता है कि अंतरिक्ष में भेजल कुकुर के नाम, मतलब कुत्ता बोलता है कि हमारा भी तो एक समय आया, हमारा भी बहुत दिन के बाद समय घूम के आया कि हमें अंतरिक्ष में भेजा गया, सबसे पहले हम ही को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो अंतरिक्ष में भेजने का नाम यहाँ जो लिया गया है उस कुत्ते का नाम था लाइका, उस कुत्ते का नाम था लाइका। ठीक है, जो निबंध में दर्शाया गया। दोस्तों यही थी, एकदम टू द पॉइंट सब कुछ बताया गया आपको इस निबंध के बारे में। क्लियर है? अब आपको अच्छा लगा है? ठीक है, अब दूसरे हम लोग निबंध की ओर चलते हैं। थोड़ा सा लंबा है और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक कर लीजिए। अगर लाइक नहीं किए हैं आप शेयर करेंगे लास्ट में देखें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो फिर इतना मेहनत मेरा वेस्ट हो जाता है। तो आप शेयर करेंगे लास्ट में। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए। बहुत लोगों का ये क्वेरी है, बहुत लोगों का ये मतलब कमेंट है कि सर नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं पहुंचता है। तो नोटिफिकेशन प्रॉपर कैसे पहुंचेगा? आप देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑल नहीं कर लेते। अगर आप बेल आइकन को ऑल करते हैं तो ये बनता है, जैसे अपलोड होता है सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग का निबंध वो है प्रेमचंद साहित्यिक समाजक सर श्रेष्ठताएं योगदान। ठीक है,
इसमें ये बहुत लंबी है, देखिए इसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर दिया गया है। ये बहुत लंबी है और थोड़ा सा चाटू टाइप का भी है, क्योंकि स्टूडेंट इसको अक्सर पढ़ के यही बोलते हैं, पूरा निबंध को पढ़ के यही बोलते हैं कि बहुत बकवास बनाया हुआ है। लेकिन इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग किया हुआ है इसमें मेहनत करके। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सर्वश्रेष्ठता योगदान, प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो समाज के निर्माण में उनका जो क्या योगदान है इसके बारे में है। इसमें निबंध में ओहदार जी एक क्या किए हैं कि प्रेमचंद की जितनी भी आपको साहित्य है, लेखन है, सबके बारे में चर्चा करके निबंध को बहुत लंबा कर दिए हैं, 20-25 पेज का कर दिए हैं। ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। निबंध के बारे में प्रेमचंद जी की जो विचार है वो अपने तरीके से अगर लिखा जाता तो बेहतर होता। ये लेखक थे, इनको अपने तरीके से लिखना चाहिए था निबंध को, उनके विचारों को प्रकट करके एक नया जगह देना चाहिए था। लेकिन उन्हीं का कॉपी करके डायरेक्ट उनके बारे में लिख कर 20 पेज 25 पेज कर देना, मुझे तो नहीं समझ में आया। खैर आपको कैसा लगा आप कमेंट में करके बताएंगे कि ये क्या है। लेकिन आपको इतना इंटरेस्टिंग कर देंगे ये चीज कि आप पहले ऐसा कभी ना इंटरेस्टिंग देखे होंगे, ना कभी आपको आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आज ही आपका यही वीडियो आपका हमेशा काम देगा, जेएसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाली है। चलिए क्या है इसका मतलब, प्रेमचंद साहित्य का समाज के निर्माण में योगदान। ठीक है, समाज के निर्माण में योगदान था इनके साहित्य का। अब यहाँ पर चर्चा की गई है, इसमें पॉइंट पे हम लोग बढ़ते चलते हैं कि इनका क्या क्या चर्चा की गई है। लेखक बोलते हैं कि 1901 से लेकर 1936 ईस्वी मतलब 1901 से लेकर 1936 ईस्वी के बीच में हिंदी और उर्दू साहित्य का ध्रुव तारा हुआ। मतलब हिंदी और उर्दू साहित्य का बहुत बोलबाला हुआ, हर तरफ चमकने लगा, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में। अब आगे क्या होता है कि ये ध्रुव तारा किसको बोला गया है। ध्रुव तारा आपको पता है कि जैसा चमकता है, तो ध्रुव तारा तो यहाँ लिख दिया गया, लेकिन यहाँ समझने वाली निबंध है। तो एक चीज है कि हिंदी और उर्दू का जो ध्रुव तारा उगल हला, मतलब ध्रुव तारा को कहते हैं ध्रुव तारा। अब यहाँ पर ध्रुव तारा का संबंध किससे है कि गोटे दुनिया साहित्यिक चमक, जो हिंदी और उर्दू का है, जो पूरी दुनिया में एक चमकने लगा, उसी को बोला गया है कि ध्रुव तारा की तरह उग गया। आगे इसमें लेखक क्या बोलते हैं, इस निबंध में क्या बोला गया है कि प्रेमचंद के बारे में कुछ चीजें हैं जो देखिए आपको पॉइंट करके बताया गया है। तो प्रेमचंद जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि देखिए सबसे पहले आपको इनका जन्म बच्छर याद रखना है। इनका जन्म बच्छर 1880 ईस्वी में था। ठीक है, इनका जन्म बच्छर जो यहाँ पर आपको लिखा गया है। उसके बाद क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म जो हुआ वो लमही बनारस में हुआ। ठीक है, इनका असली नाम क्या था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, इनका असली नाम जो है वो धनपत राय था। और इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि ये 56 बच्छर जिंदगी में, मतलब इनकी जिंदगी 56 साल की ही थी, ये 56 साल तक ही जिए। उसमें से 30 साल ये अपना रचना में निकाले, 30 साल तक ये रचना ही किए। और क्या है कि इनका 300 कहानी और 8 दर्जन उपन्यास है, 300 कहानी और बहुत सारा उपन्यास इसमें दर्शाया गया है कि इसमें मतलब उनके बारे में है कि इतनी कहानियां और इतना आपको उपन्यास लिख चुके हैं। आगे क्या है, आगे क्या बोला गया है इसी में प्रेमचंद जी के बारे में देखिए यहाँ पर पॉइंट करके बताया गया है। दोस्तों एक चीज करके पॉइंट करके आपको बताया जा रहा है। अब क्या है, 1936 ईस्वी में क्या है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे। आपको सवाल पूछा जाएगा कि ये भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रेमचंद थे, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेमचंद, लेकिन खोटा में बोला जाएगा प्रेमचंद, जिनके अध्यक्ष भी रहे। कब रहे, तो 1936 ईस्वी में रहे। ये सब चीज इस निबंध में आपको याद रखना होगा। ठीक है, खैर इतना कुछ पॉइंट इसमें कर दिया गया है, इतना निचोड़ इसमें दे दिया गया है कि सवाल इधर उधर बनने का चांस ही नहीं बनता है। आगे है 1935 ईस्वी में मराठी लेखक के इंटरव्यू में बोला। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये राइटिंग में होगा क्योंकि ये जूम कर दिया गया इसलिए ऐसा लग रहा है। अब क्या है कि 1935 ईस्वी में मराठी लेखक के इंटरव्यू में बोला। क्या इंटरव्यू में बोला गया था, आप देखिए यहाँ पर बोला गया है, अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि इंटरव्यू में बोला
कि 1907 से 1914 तक गांव घूमला आर किसान के दुख सुख बुझला। अब वहां पर आप जब निबंध पढ़ेंगे तो इसको बहुत लंबा चौड़ा तरीके से झूठ मूठ का दर्शा दिया गया है, लेकिन पॉइंट जो आपका यही है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि किसके लेखक में कि कौन थे, तो एक मराठी लेखक लिया था, 1935 में इंटरव्यू लिया था प्रेमचंद जी का, तो उसमें वो बताए थे प्रेमचंद जी की 1907 से 1914 ईस्वी तक वो गांव घूमे थे, और गांव घूमने के बाद क्या है कि वो किसान का दुख सुख के बारे में जाने, किसान क्या करता है क्या नहीं करता है, इस सब चीजों के बारे में वो बहुत ही बारीकी और अंदर तक जाने। आगे क्या है इस निबंध में, ये निबंध साहित्य के 3 खंडाए बांटल जाए है। ये आपको शुरू 1-2 पेज में मिल जाएगा ये सब चीज, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसको 3 खंडा में बांटा गया है। हर खंडा के साथ आपको अच्छे से किया जाएगा, आप नोट्स करेंगे तो बहुत बेटर होगा। या फिर ये पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहां से ओपन किसी तरह से टेक्निकल इशू की वजह से नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे कि अपना ऐप ऑन करेंगे, आपको जिस तरह से परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ दिखता है वो कर लेंगे, टाइप करेंगे, उसमें सर्च करेंगे, आता है तो आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, इसमें 3 खांधा है, बट 3 खांधा में बांट दिया गया, 3 हिस्से में इसको बांट दिया गया। तो पहला हिस्सा क्या था, औसर उतिक कथा। औसर उतिक कथा जो है ये क्या कब से कब था ये पूछा जाएगा, तो 1907 से लेकर 1920 ईस्वी के बीच में औसर उतिक कथा को लिखा गया था। तो इनका उखरवल कहानी की है लेकरा में, इनका उखरवल कहानी क्या क्या थी जो इसके बीच में था, जो निबंध में लिखा गया है, तो कौन कौन सी थी यहाँ पर देखिए। बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी सारंदा, मर्यादा की वेदी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये सब चीजें जो है वो आपको औसरुतिक कथा में मिलेगा। अब ये जितनी कथाएं हैं उसके बारे में निबंध में क्या बोला गया है कि लेखक क्या बोल रहे हैं कि ये जो कथाएं, ये जो जितनी भी कथाएं हैं, जितनी तरह की कहानी है वो एक हृदय परिवर्तन कहानी है। मतलब प्रेमचंद जी का हृदय परिवर्तन होने के बाद जो है ये सब कहानी प्रेमचंद जी लिखे हैं। आगे देखिए दूसरा खानदा में क्या है, मांझा मांझी बेराय कहानी। दूसरा जो मांझा मांझी बेराय कहानी है वो 1920 से 1930 ईस्वी के बीच में है। अब इसमें क्या क्या कहानी है ये पॉइंट करते हैं आप लोगों को। देखिए, समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सबा शेर गेहूं, रंगभूमि और गबन। अब ये सब चीजें जो आपके सामने है, ये सब चीजें जो आपको है कब से कब लिखा गया था, तो ये सब लिखा गया था 1920 से 1930 ईस्वी में प्रेमचंद जी लिखे थे। और प्रेमचंद जी जब लिखे थे तो ये किस चीज पर कहानी था, ये सब सारी कहानियां किस चीज पर था, 82 आजादी लड़ाई के चर्चा है। अब यहाँ पर जो लिखा गया था ये ज्यादातर आपका जो है सो आजादी की लड़ाई का चर्चा किया गया है इन किताबों में, ज्यादातर किताबों में यहाँ पर ये भाग में बोला गया है। आगे का भाग है पूर्णा बैराग, जो तीसरी खंडा है। पूर्णा बैराग 1930 से 36 ईस्वी में हुआ। अब पूर्णा बैराग में कितनी कहानियां हैं, तो ये है देखें, कई को कहानी उखरवल गेल है एकरा में कहानी उखरवल गेल है पूस की रात, है पूस की रात। कफन बहुत ही फेमस है। नशा, अलग्योझा, ये पूरा ल है, अलग्योझा, गोदान, ठीक है, मंगलसूत्र, ये सब चीज भी बहुत फेमस है। तो ये सब चीज कब दर्शाया गया है इस निबंध में, जो तीसरा खंडा में है। आपको याद रखना है कि कौन कौन कहानी कौन से खंडा में है, कब लिखा गया, और उसका मेन गुण क्या है, मेन उसका जो है सो किस समय पे लिखा गया है। आपको ये चीज, ये है विश्वास के टूटे के कहानी। मतलब क्या है कि जब प्रेमचंद का अन्य लोगों के प्रति विश्वास टूट गया था, इस निबंध में बताया गया है कि प्रेमचंद का अन्य लोगों के प्रति जब विश्वास टूट गया था, और विश्वास टूटने के बाद जो वो कहानी बोलना शुरू किए थे, कहानी करना शुरू किए थे, तो वो सब कहानियां जो है, यही सब जो जितनी आपके सामने 6 कहानियां दी हुई है, ये आपको उसी समय की कहानियां है। इसी चीज को पूरा 1.5-2 पेज करके लिख के आपको समझाया गया है, जिसका मेन आपको पॉइंट यही है। अब लाइन बाय लाइन तो आपको सवाल पूछेगा नहीं, कहीं से पूछेगा तो पॉइंट से पूछेगा। आपको हर हाईलाइट टॉपिक, लो टॉपिक, मतलब जहां से सवाल उठ सकता है हर एक चीज को पॉइंट कर दिया गया ताकि आपका सवाल इधर उधर ना भागे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, कम से कम आप जो है सो दोस्तों में शेयर किया कीजिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखा खाया पिया भूल गया वाला बात नहीं, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो आप ही को नुकसान है। हमें भी लगेगा कि लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है
क्या आप देख रहे हैं, लेकिन अपनी जो एक आदत सा बना हुआ है ना, देखिए लोग जब आपको दूसरी सिटी में जैसे यूपी वगैरह में, दिल्ली वगैरह में पढ़ाते हैं तो वहां पर ज्यादा शेयर होता है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट बहुत एक्टिव है, वहां पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां पे स्टूडेंट जाकर बहुत एक्टिव हो जाता है, चीजों को समझता है कि अगर कोई हमें फ्री में या फिर हमें इतना मेहनत करके कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो हम भी, मेरा भी काम है कि लाइक और शेयर कर दे, ताकि ये जल्दी से और चीजों को लाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्या है, प्रेमचंद जी के बदलाव के बाद रामविलास शर्मा जी लिखलक। ठीक है, इसमें जो है इतनी चीजें होने के बाद, प्रेमचंद जी के साथ इतनी चीजें होने के बाद जो है सो रामविलास शर्मा जी उनके ऊपर लिखते हैं प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, तो प्रेमचंद और उनका युग कौन लिखे हैं, सवाल पूछा जाएगा, तो रामविलास शर्मा लिखे हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं, उनके बदलाव, उनकी जिंदगी में बदलाव होने लगा था, इस पर लिखे हैं। आगे क्या है, प्रेमचंद जी के बारे में फिर कुछ बातें हैं। प्रेमचंद जी जो है वो क्या है, कानाप तियारी और रूढ़िवादी आदमी नहीं थे। मतलब कानाप तियारी का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, तो आप क्लियर लिख लेंगे, ये अंधविश्वासी होगा, अंधविश्वासी, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंधविश्वासी, तो यहाँ पर होगा अंधविश्वासी खोटा में। तो कानापतियार, इसको अंधविश्वासी को क्या बोला जाता है, कानापतियार, जिसका मतलब आपको पर्यायवाची शब्द है। और देखिए दूसरा रूढ़िवादी, तो क्या था, ये प्रेमचंद दोनों अंधविश्वासी और रूढ़िवादी नहीं थे। पूरी इस कहानी में, निबंध में क्या बोला गया है कि इस निबंध को, पूरा निबंध को पढ़ने के बाद, लेखक बोल रहे निबंध को पढ़ने के बाद, उसके बाद जितनी निबंध से यही पता चलता है कि प्रेमचंद अंधविश्वासी और रूढ़िवादी नहीं थे। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, प्रेमचंद के शुरू घड़ी की कहानी गोछा के नाम स्वजय वतन रहे। अब ये चीज बहुत अच्छे से वहां पर लंबा चौड़ा करके लिख दिया गया है, जो आपको पढ़कर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाएगा, कि यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाएगा कभी कि प्रेमचंद जो शुरू में जब अपना लेखन शायरी शुरू किए थे, अपनी रचनाएं शुरू की थी, जब उनका रचना शुरू हुआ था, तो उनका जो कहानी का गुच्छा होता था, तो कहानी का गुच्छा क्या करते थे, एक में डालते थे, तो उसका एक में उनकी कहानी का गुच्छा का क्या नाम हुआ करता था, तो शुरू में, बाद में उनका अलग अलग नाम हुआ ना, तो पहले जो है सो कहानी जो सब एक में डालते थे उसको सोजे वतन कहते थे, जहां पर सारे उनकी कहानी का गुच्छा, मतलब कहानी का संग्रह हुआ करता था, उसको सोजे वतन कहते हैं। सोजे वतन के बारे में एक क्या बोला गया है कि हमीरपुर मतलब हमीरपुर का, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर है, वहां का जो अंग्रेज कलेक्टर था, जब उस जमाने की बात की गई है, किताब जलाए के बोला, उस समय क्या है कि सोजे वतन जब कहानी का गुच्छा निकला था प्रेमचंद जी का, तो हमीरपुर का जो अंग्रेज कलेक्टर है वो उस कहानी का किताब को जलाकर क्या बोला था कि खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो, नहीं तो हाथ काट दिया जाता। खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो, नहीं तो हाथ काट दिया जाता। ये कौन बोला था, हमीरपुर का अंग्रेज कलेक्टर बोला था। किस लिए बोला था, तो सोजे वतन कहानी रचना के लिए बोला था, जो सोजे वतन प्रेमचंद जी का है। क्लियर है, ठीक है। अब इसी में आगे आपको नमक का दरोगा, जो यहाँ पर उपन्यास है, कहानी है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। इसी तरह छोटी छोटी कहानियों के बारे में चर्चा करके बहुत लंबा 20-25 पेज कर दिया गया है, उतना आपको जरूरत नहीं करने का, आपका पूरा पॉइंट यहाँ पर कर दे रहे हैं। नमक का दरोगा के बारे में इस निबंध में क्या बोला गया है कि कहानी के नायक बंसीधर है। बंसीधर क्या है, एक दरोगा है। देखिए पॉइंट किया गया है, बंसीधर क्या है, एक दरोगा है। और क्या है, इसी कहानी में नमक का दरोगा में ही एक आलोपीदीन है। आलोपीदीन कौन होता है, इस कहानी का खलनायक होता है। अब देखिए क्या होता है, दरोगा, यहाँ पर देखिए जिस तरह से पॉइंट किया गया है, आलोपीदीन जो खलनायक है, खलनायक का यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ ले जाया गया है, जिसमें यहाँ पर मारा गया है कि घूस दिया कोशिश, मतलब खलनायक जो है यहाँ पर घूस देने की कोशिश करता है। किसको करता है, खलनायक यहाँ पर घूस देने की कोशिश करता है दरोगा का। लेकिन दरोगा बहुत ही, इस नमक का दरोगा कहानी में, लेकिन दरोगा बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, और वो नहीं लेता है, उसको क्या करता है, हथकड़ी पहना देता है। लेकिन इस निबंध में आलोपीदीन का, इस खलनायक के बारे में क्या बोला गया है, आलोपीदीन के बारे में क्या बोला गया है कि ये बहुत ही हाई लेवल का भ्रष्टाचार, मतलब हाई लेवल का खलनायक होता है। इसके पीछे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आदमी लगे होते हैं, तो ये तुरंत ही निकल जाता है आपको जेल से। और जैसे ही जेल से निकलता है, इसका गलत जो है, इसका कोर्ट में साबित नहीं हो पाता है कि ये दोषी है, तो इसके जगह पे दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है इस कहानी में। ठीक है,
और आगे क्या है, प्रेमचंद जी के आदर्श सृष्टि रचना। इसी में प्रेमचंद जी का आदर्श सृष्टि रचना के बारे में बोला गया है, जिसमें दो लोगों के बारे में चर्चा की गई है, एक जमींदार है और एक किसान है। दोस्तों किसान और जमींदार क्या है, दोनों के बीच में झगड़ा चलता है। तो इसी रचना में क्या प्रेमचंद जी बोलते हैं कि ये झगड़ा तभी खत्म हो जाएगा जब लोग अपनी गलती को मानने लगेगा। मतलब जमींदार जो है सो अपनी गलती को मान लेगा और जमीन के लिए झगड़ा नहीं करेगा, तो जब झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर निबंध में क्या पॉइंट किया गया है कि सोवियत रूस कर उलगुलान राज्य क्रांति 1918। अब इसी में जो है निबंध में बोला गया है, क्या बोलते हैं वदार जी कि सोवियत रूस का जो उलगुलान है उसको राज्य क्रांति बोला गया है। 1917 से 18 के बीच में इस क्रांति का जो मतलब बखान हुआ है, इस क्रांति के बारे में चर्चा हुई है इस निबंध में। तो आपको अगर सवाल पूछा जाएगा कि सोवियत रूस कर उलगुलान कब भइल है, तो 1917 से 18 ईस्वी में भइल है। आगे हम बढ़िए, सब कम से कम एक लाइक कर भग आर जे सब्सक्राइब ना कर ले हैं, सब्सक्राइब कर ले, कम से कम बेल आइकन ऑन कर ले तो हनी के नोटिफिकेशन मिलतो। ठीक है, तो हमनी आगे बढ़े से पहले देखे कुछ बात एकदम जो पॉइंट करे गए सेटा सब हमनी चर्चा करबे, एकदम पूरा हमनी चर्चा करबे, कहीं कुछ ना छूटे वाला है। आगे देखिए क्या है दोस्तों, उपन्यास के बारे में बोला गया है प्रेमाश्रम। अब आपको बता दें कि इसमें उपन्यास के बारे में जो प्रेमाश्रम आपको पूछा जाएगा कि प्रेमाश्रम क्या है, कहानी है कि उपन्यास है, तो आपको बोलना है उपन्यास है। कब लिखा गया था, तो 1918 से 1919 ईस्वी में लिखा गया था। क्लियर है, यहाँ पर आपको इस तरह से बोला जाएगा कि प्रेमाश्रम जो है क्या है, तो उपन्यास है जो 1918 से 1919 ईस्वी में लिखा गया था। इसी निबंध में आगे बढ़ते हुए क्या बोलते हैं, निबंध को आगे बढ़ाते हुए लेखक जो वदार जी बोलते हैं कि इसमें कुछ रंगल सियार के बारे में चर्चा किया गया है। रंगल सियार किसको किसको बोला गया है, तो महाजन को बोला गया है, तालुकदार को बोला गया है और नेतवइन को बोला गया है। नेतवइन मतलब जब आपको ग्रामर पढ़ाया गया था तो वइन का मतलब पता था कि एक आदमी होता है नेता, लेकिन बहुत सारा नेता होता है तो उसमें वइन लगकर क्या हो जाता है, नेतवइन मतलब बहुत सारा नेता। मतलब महाजन को, तालुकदार को और खासकर नेता को, ये सब को रंगल सियार बोला गया है। रंगल सियार का मतलब होता है चतुर सियार, जो समय आने पर इसमें बताया गया है कि समय आने पर ये लोग क्या करता है, अपने आप को बहुत अच्छा प्रकट करता है, अपने आप को बहुत अच्छा दर्शाता है और अपना अच्छा दर्शाकर इस समाज में एक अच्छा छवि बनाने की कोशिश करता है। और वो झूठा छवि होता है क्योंकि उसको गरीबों से वोट लेना होता है और इसमें ठगे कौन जाते हैं, गरीब ठगे जाते हैं। तो इसी चीज की चर्चा की गई है। और उसी तरह से महाजन होता है कि लोगों को सूद पर पैसा देता है, उसी तरह से तालुकदार होता है जो जमीन को लेकर करता है और ये शोषण गरीबों के साथ होता है। इसीलिए इन सबों को इस निबंध में रंगल सियार बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या कहा गया है इस निबंध में, रंगभूमि क्या बोला गया है, जो उपन्यासक नायक। अब यहाँ पर जो एक रंगभूमि है ये क्या है, कहानी है या उपन्यास है, ये आपको सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें आप लिखेंगे कि ये एक उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक कौन है, तो राजा महेंद्र। इसी तरह से महेंद्र लिखा हुआ है। महेंद्र के बारे में आप हिंदी में महेंद्र ना लिख दें, महेंद्र इसी तरह से कोठा में लिखा जाता है, तो जो यहाँ लिखा हुआ उस तरह से आप लिखेंगे। आगे है, अब यहीं पर खत्म होता है। और देखिए आगे इस निबंध में मंगलसूत्र की चर्चा की गई है। मंगलसूत्र जो इनका अपना उपन्यास था, तो उस मंगलसूत्र में के जो नायक हैं वो देव कुमार हैं। आपको पूछा जा सकता है कि मंगलसूत्र के नायक कौन हैं, तो ये जो है देव कुमार हैं। अब इसमें जो है एक ऐसा निबंध है जिसका जो आपको एक निष्कर्ष निकलना जरूरी है, क्योंकि हर निबंध का एक निष्कर्ष होता है। तो इस निबंध में निष्कर्ष क्या बोला गया है कि इन निबंध में ओहदार जी बोलल हथिन कि प्रेमचंद जी ऐसा समाज के बात करे है जेकरा में शोषण ना है, मानुष के बीच में प्रेम होवे, जेकरा में झगड़ा ना है, वकील ना है, बाबन ना है, पूंजीपति ना है, महाजन ना है, डॉक्टर ना है, इस सब के जगह ना होवे चाहिए, मतलब इस सब के बढ़ोतरी ना होवे चाहिए। मतलब प्रेमचंद जी ऐसा समाज के बारे में बोल रहे हैं जहां पर ये लोग का कोई जगह नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, मनुष्य के बीच में प्रेम होना चाहिए और साथ में वकील का, ब्राह्मण का, पूंजीपति का, महाजन का, डॉक्टर का, ये सब का जगह नहीं होना चाहिए, ये सब का कोई स्थान नहीं होना चाहिए ऐसा, जैसा कि वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर काम करे, एक नॉर्मल वे में होना चाहिए। चलिए यही था। और आपको
बहुत अच्छा लगा होगा ये आपको सेशन, मुझे पता है, क्योंकि इतना एक एक चीज पॉइंट करके बताना और एक एक पॉइंट करके लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो आप अगर नहीं देखे हैं पिछला जो इसका निबंध है, आप देख लीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही झारखंड स्पेशल भी स्टार्ट हुआ है, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोठा का जो जेएसएससी पर सीजीएल पर के आधारित जो न्यू अपडेटेड सिलेबस उस पर जो वीडियो बना है, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, जो अभी भी सब्सक्राइबर बेल आइकन को ऑल नहीं किए कर लीजिए, इतनी कंजूसी करने से कुछ होगा नहीं। और जो शेयर नहीं किए हैं, इसके बाद आपसे उम्मीद है आप ईमानदारी से शेयर करेंगे, एक आप जागरूक विद्यार्थी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट निबंध में।